So hello everyone, welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Again we are continuing our playlist and this is the playlist for thermodynamics. Thermodynamics की playlist है. इसके previous वाली हमारी playlist थी superposition of waves के ऊपर. उसकी पहले वाली playlist थी हमारी oscillation के ऊपर. उसके पहले वाली playlist थी हमारी rotational dynamics के ऊपर. एक playlist हमने complete करके रखी हुई है. आप चैनल पे जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी playlist दिखाई पड़ेगी. Dual nature की playlist है, AC circuit की playlist है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर की प्लेलिस्ट है. ठीक है. सो आप अगर चाहते हो कि 12th का बोर्ड अगर आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करें या अदरवाइज आपको सीईटी का अगर एमएसटी सीईटी का अगर आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है तो आप ये चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि आपको यहाँ से हम लोग सारी चीज प्रोवाइड करेंगे जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ में सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे. ठीक है. और एट लास्ट में हम लोग इसके पीवाईक्यूज भी लेंगे जो पीवाईक्यूज आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. ठीक है. तो सो कनेक्ट विद दिस चैनल, स्टे ट्यून विद अस और हमारे चैनल को वॉच करते रहिएगा. आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी कॉस्ट आपको यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर मिलेंगी. तो स्टे ट्यून विद अस. ओके. चलिए नेक्स्ट और नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग. अभी प्रीवियस वाला टॉपिक हमारा बना था हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर. ठीक है. नाउ दिस इज द वीडियो फॉर या दिस इज द क्लास फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्लियर. इसके के पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में अब हम समझेंगे कि भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या चीज होती है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एवरीथिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्लियर. चलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा ये आपके लिए क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ही ऊपर बहुत सारे सवाल आपको सारे टर्म्स में आपको सारे सब्जेक्ट एग्जाम में आपको दिखाई पड़ेंगे. आपको बोर्ड में तो दिखाई पड़ेंगे ही, आपको सीईटी में भी दिखाई पड़ेंगे और आपको जेई और नेट के लिए तो बहुत काम के ही होंगे. ठीक है. चलिए तो बहुत अच्छे से समझ लो. बहुत सारी प्रकार की हम लोग इसकी इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है. तो ध्यान से. नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. First law of थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है? बेसिक से चालू करते हैं और फाइनल इक्वेशन तक इसके पहुंचेंगे विद ऑल द कंसेप्चुअल. ठीक है. वो सारे कंसेप्ट के साथ में. सबसे पहले आप एक कंटेनर कंसीडर करें. ठीक. ये कंटेनर. Make sure the wall of the container should be conducting, है ना. कंडक्टिंग होनी चाहिए, डायथर्मस होनी चाहिए. ठीक. हम लोग इसमें एक प्रकार की गैस भरेंगे जिसको कहते हैं हम लोग आइडियल गैस. ठीक. यहाँ हम लोग आइडियल गैस फिल करेंगे. ये पैक किया जाएगा. ठीक है. इसको हम लोग पैक करेंगे गैस को पैक करने के बाद में होगा मासलेस होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन. मासलेस, फ्रिक्शनलेस, मूवेबल पिस्टन. मासलेस होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए और ये मूव होना चाहिए इन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक. चलिए अगर मान के चलिए कि ये गैस को हम लोग अगर हीट सप्लाई करते हैं ना, सो वेयर दिस इज हीट, वेयर Q इज अ क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज सप्लाइड टू द सिस्टम. Q आपकी वो है जो क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज सप्लाइड टू द सिस्टम. Q. ठीक. अब देखिए यहां से होगा क्या कि जैसे ही आपने हीट इसको सप्लाई कर दी तो यहाँ हीट के वजह से आपके यहाँ हीट की सप्लाई के वजह से आपके दो काम होंगे. ठीक है. कौन से दो काम होंगे कि ये जो आइडियल गैस है. ठीक है. आइडियल गैस में तो पहले बाद में टेम्परेचर पहुंचेगा, मतलब बाद में इसको एनर्जी पहुंचेगी. सबसे पहले एनर्जी तो इसके वॉल ऑफ द कंटेनर पे पहुंचेगी. ये तो बेसिक फिनोमेनन है. तो जैसे ही हम लोगों ने हीट अगर सप्लाई कर दी, हीट सप्लाई करने के बाद में ये वॉल ऑफ द कंटेनर जो है, कंटेनर का जो वॉल है, ये कंटेनर के वॉल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके कांटेक्ट में इसके आइडियल गैस रहेंगे. ठीक है. तो आइडियल गैस अगेन इट रिसीव द टेम्परेचर एंड दैट रिसीविंग दैट टेम्परेचर इज फ्रॉम द वॉल ऑफ द कंटेनर. ठीक है. चलिए तो जैसे ही इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया या टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया तो गैस, यहाँ की जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स है, वो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स
एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। और सिस्टम हमारा ये कहता है या यूनिवर्स हमारा ये कहता है कि कोई भी चीज अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो कोई भी सॉलिड हो, ठीक, तो जैसे ही कोई चीज अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है या कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ऑब्जेक्ट, वो गैस मॉलिक्यूल, वो वाटर मॉलिक्यूल एक जगह सस्टेन नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि वो कोई ना कोई मोशन को परफॉर्म करेगा ही। अगर हो सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, हो सकता है वो लीनियर मोशन को भी परफॉर्म करे, ट्रांसलेशनल मोशन को भी परफॉर्म, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन को परफॉर्म करे। ट्रांसलेशन का और एक नाम है, उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और वो उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मोशन के, उसके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कि वाइब्रेशनल परफॉर्म कर रहा है, कि रोटेशनल परफॉर्म कर रहा है। बट कोई ना कोई मोशन परफॉर्म करेगा ही, ये तो कुदरत का नियम है, ठीक। कि जैसे ही कोई यहां से हम लोग इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो जैसे ही हम लोग इसको हीट सप्लाई करेंगे, तो हीट सप्लाई करने के बाद में गैस मॉलिक्यूल एब्सॉर्बिंग द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड ड्यू टू दैट एनर्जी सो दिस गैस मॉलिक्यूल इज स्टेट इन द रैंडम मोशन। वो रैंडम मोशन में भागना चालू करेंगे, हर एक गैस मॉलिक्यूल कोई भी डायरेक्शन से भागेगा। जैसे ही गैस मॉलिक्यूल कोई भी डायरेक्शन से भागेगा, सो देयर इज कॉन्स्टेंटली कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन ईच अदर। जैसे कॉन्स्टेंटली कोलिजन्स होगा तो कंजर्वेशन होगा, कंजर्वेशन होने के बाद में वो कंटेनर, ये कंटेनर के इनर सरफेस के ऊपर भी वो गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स होंगे, तो यहाँ बड़ा ऑब्वियस यहाँ प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ सिस्टम। तो जैसे ही हम लोग ने हीट सप्लाई किया, तो हीट सप्लाई करने के बाद में सबसे पहले ये गैस मॉलिक्यूल के सभी टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब गैस मॉलिक्यूल के टेम्परेचर इंक्रीज हो गए। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुए तो इसका हम बोलते हैं कि भैया देयर इज इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर बेस करती है? वो टेम्परेचर के ऊपर बेस करती है। और जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो हम लोग इसको du कहेंगे। So where du is increase in the internal energy of the system, ये du आपका increase in the internal energy of the system है। फिर उसके बाद में होगा क्या कि जैसे ही यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ, और प्रेशर इसके पिस्टन के नीचे वाले वॉल्स के ऊपर भी एक्सर्ट होगा, तो पिस्टन के नीचे वाली वॉल के ऊपर जैसे एक्सर्ट होगा, तो प्रेशर जब यहाँ एक्सर्ट होगा, तो पिस्टन कैन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसके प्रेशर एक्सर्ट होने के कारण पिस्टन अपवर्ड की डायरेक्शन से मूव हो सकता है। जैसे ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया, तो यहाँ हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो इसको हम लोग वर्क कहते हैं। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन बदल रहा है ड्यू टू अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर, सो वी कैन से दैट देयर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब वहां वर्क डन हो गया है। और जैसे ही वर्क डन हो गया, तो हम लोग इसको dw कहेंगे। तो आपने देखा अब यहाँ से जैसे हम लोग ने Q सप्लाई किया, मान के चलो मैं इसको dq बोल दूं, जैसे आपने हीट इसको सप्लाई की, तो हीट सप्लाई करने के वजह से यहाँ दो काम हुए हैं। एक आपका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गया और अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। अब आप तीनों के साथ में लगा दो, क्योंकि इसके वजह से ये दो चीजें हुई है, ठीक है, और ये इसके वजह से दो चीज हुई है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, और सम इज इक्वल टू dq। क्योंकि कितनी हीट आप सप्लाई कर रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, कितनी बढ़ेगी, और अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा। सो दैट्स व्हाई, सो हम लोग यहाँ बोलेंगे क्या भैया कि जो इक्वेशन हम लोग बनाए यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए, तो ये dq के वजह से दो चीजें हुई है, du एंड प्लस dw। क्लियर? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। क्लियर? सो व्हाट इज आवर इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? सो dq is equals to du plus dw. So where dq is a amount of heat which is supplied to the system, ये amount of heat है which is supplied to the system is equals to the sum of increase in the internal energy of the system and amount of work done by the system on the surrounding. Clear? So this is the equation, this is the statement for first law of thermodynamics, and this is the equation for the first law of thermodynamics. Clear? So what is the statement for the first law of thermodynamics? When the amount of heat which is supplied to the system which is capable of doing work, तो एक जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम हमारे पास में होना चाहिए कि जिसके वजह से कुछ वर्क डन परफॉर्म हो सके। The amount of heat which is supplied to the system which is capable of doing work, then the heat absorbed by the system, जो heat ये absorb करेगा, then the heat absorbed by the system is equals to the sum of increase in the internal energy of the system and amount of work done by the system on the surrounding.
क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप अगर चाहो तो इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज सप्लाइड टू द सिस्टम व्हिच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, देन द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम is equals to the increase in the sum of increase in the internal energy of the system and amount of work done by the system on the surrounding. So this is the first equation for the first law of thermodynamics. Clear? चलिए और थोड़ा सा हम लोग सामने चलते हैं, ठीक है। सामने अगर हम लोग चलते हैं तो अगर मान के चलो कि मेरे को डीडब्ल्यू का इक्वेशन यहाँ से बनाना होगा, तो डीडब्ल्यू का इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग? डीडब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, एफ इनटू डीएक्स। ये तो जनरल फार्मूला है वर्क डन का, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो दिस इज जनरल फार्मूला फॉर दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन। और हम लोग यहाँ से लेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि यहाँ गैस मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ पिस्टन। सो दिस इज ए इज द एरिया ऑफ पिस्टन, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। सो फोर्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके? प्रेशर इनटू एरिया। ये फोर्स हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो आपका डीडब्ल्यू बन जाएगा दिस इज पी इनटू ए इनटू डीएक्स, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई। इक्वेशन ये बनने के बाद में प्रेशर एरिया इनटू डीएक्स, एरिया इनटू डीएक्स आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो डीडब्ल्यू इज इक्वल टू पी इनटू डीवी, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशन आपकी बन गई। सो dw इज इक्वल टू p इंटू dv। ये dw मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा dq इज इक्वल टू दिस इज du प्लस p इंटू dv। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ से बहुत सारी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे यहाँ से, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये तो जनरल इक्वेशन हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। अगर हम लोग यहाँ से दूसरी प्रकार की कुछ इक्वेशन बनाएंगे और हमारी कुछ इक्वेशन इस ढंग से होगी, देखिए, ठीक है। चलिए, अब आपको बेसिक चीजें तो पता ही है कि भैया हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV is equals to nRT, है ना। हमारी आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV is equals to nRT। और जब PV is equals to nRT है, अगर मैं इसको चेंज इन वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। P is the pressure exerted by gas, V is volume occupied by the gas, N is the number of moles, R is universal gas constant and T is your absolute temperature, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो P इंटू डीवी इज इक्वल टू एन आर, ये dt हो जाएगा, क्योंकि चेंज कर देता हूं इसको, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन P इंटू डीवी इज इक्वल टू एन आर dt, है ना। तो P इंटू डीवी इज इक्वल टू एन आर dt है, तो आप यहां से देखेंगे तो P इंटू डीवी है। सो दिस P इंटू डीवी, तो P इंटू डीवी इज इक्वल टू एन आर dt। तो यहां से मैं और एक इक्वेशन यहां से इसकी लिख सकता हूं। वो इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, देखिए, कि अगर मैं dq की इक्वेशन बना लूं तो dq इज इक्वल टू दिस इज du प्लस एन आर dt, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन बनता है, ये भी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। चलिए बात समझता और सामने चलते हैं। अगेन du का हम लोग इक्वेशंस ले सकते हैं, है ना। du बोले तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी या इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, यहां से इसके दो फॉर्मूले बनते हैं। आप देखेंगे एक फॉर्मूला होता है NCV/dt, है ना, ठीक है। ये इंक्रीज या चेंज इन द इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। du is equal to NCV/dt, where again n is number of moles, Cv is a specific heat of a gas at constant volume, and there is nothing but your change in the temperature, that is dt, ठीक है। तो du is equal to NCV/dt, so n is number of moles, Cv specific heat of a gas at constant volume, ठीक है। एक्चुअली द C होता है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस होता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट चीज कैसी होती है, अगर मैं आपको शॉर्ट में उसको बता दूं, एक ऐसी हीट जो हीट के वजह से कोई भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। सो du इज इक्वल टू NCV/dt, ठीक है ना। तो यहां अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे तो Cv दिस इज अ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। और एक आता है एक Cp दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक रिलेशन हम लोग बनाते हैं दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और वो आपका रिमेयर्स रिलेशन कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग यहाँ से Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। सो दिस इज कॉल्ड एज योर मेयर्स रिलेशन, तो Cp माइनस Cv, क्लियर। सो du इज इक्वल टू NCV/dt, है ना। तो हमारे पास में du भी आ गया, है ना। अगर मैं यहाँ du पुट कर दूं तो देखो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी। फिर से मेरी इक्वेशन बनेगी यहाँ से, अगेन दिस इज dq इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया आपका dq इज इक्वल टू दिस इज du, and the value equation of du is NCV/dt, so NCV/dt plus, है ना, nR/dt हो जाएगा nR/dt, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर बना लो, सो अगेन दिस इज dq इज इक्वल टू n, है ना, n और n कॉमन आ गया, है ना। तो यहाँ से n कॉमन आ गया, Cv प्लस R
और ये dt फिर से कॉमन, सो dq आपका बन जाता है ncp dt। ठीक है, अगर हम लोग एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर बना ले हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बना है। सो अगर इक्वेशन हमारी बन जाती है तो दोस्तों दिस इज dq इज इक्वल टू ncp dt, सो दिस इज एट अ कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, अगेन अगर हम लोग इसकी इक्वेशन बना ले, du का और एक इक्वेशन होता है, तो ये इक्वेशन होता है दिस इज f/2 nr dt, है ना। ये du का दूसरा इक्वेशन होता है, दूसरा इक्वेशन कहे तो हम लोग du इज इक्वल टू f/2 nr dt, सो वेयर f इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, f क्या चीज होती है आपकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो f आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज होती है, हम लोग इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप बस इसको याद रखेंगे। सो एफ इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए अलग अलग निकालने पड़ते हैं हम लोग को। सो वेयर एफ इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अगर एफ डी इज इक्वल टू f/2 nr dt हो गया तो हम लोग अगर यहाँ पुट करेंगे, सो अगेन वी गेट द इक्वेशन फॉर dq। So dq is equals to, this is a du, again your du is equals to f/2 nr dt plus, है ना, nr dt। ठीक है, तो आप देखें यहाँ से nr dt कॉमन हो जाएगा, तो अगेन आपका dq का इक्वेशन बनता है f/2, है ना, +1 और यहाँ से nr dt। So again this is the equation for the first law of thermodynamics। क्लियर, ये सारी की सारी इक्वेशंस है आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर, ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो अगेन हम लोग इसमें बहुत सारे पूरे के पूरे थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक्स हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, और थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर देखेंगे। तो आप इस चैनल पे बने हुए रहिएगा। थैंक यू टू वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।